ट्रंप अभी जो भी कर रहे हैं, दोस्त क्या दुश्मन देश दोनों के ही पसीने छूटने में लगे हैं, क्योंकि ट्रंप के लिए टैरिफ अब नया हथियार बन चुका है। लेकिन यहाँ भारत अगर अमेरिका की बात नहीं मानता है तो जो अमेरिका का घाटा $4 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है, उसको $8 ट्रिलियन पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वहीं आज की डेट में यूरोपीय देशों की इकोनॉमी डेवलपिंग देशों से ज़्यादा बेहतर नहीं है, फिर भी ये अपने आप को लोकतंत्र के रक्षक साबित करने में लगे हुए हैं। आप सभी देख पा रहे हैं ट्रंप ने टैरिफ को जिस तरह इस्तेमाल किया है, उसने दुनिया के देशों को ये समझा दिया है कि नंबर सबका आएगा। वहीं जब चीन पर 10% टैरिफ लगाकर ट्रंप ने अपने इरादे साफ कर दिए, लेकिन जब उन्होंने कनाडा जैसे सहयोगी देश पर 25% टैरिफ लगाया तो ये साबित हो गया कि अमेरिका की नीति सिर्फ दुश्मन तक सीमित नहीं है, बल्कि वो दोस्तों को भी निशाना बनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कनाडा ने चुप रहने के बजाय काउंटर अटैक कर दिया है और अमेरिका को मिलने वाली बिजली पर 25% टैरिफ लगा दिया। लेकिन ट्रंप ने इसके तुरंत बाद ही कनाडाई स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ 2 गुना करने की भी धमकी दे डाली, तो कनाडा का काउंटर अटैक धरा का धरा ही रह गया। मतलब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप हथियारों का नहीं बल्कि टैरिफ का इस्तेमाल करने में लगे हैं। तो अब यहाँ पर भारत की भी बात आती है, जिसमें भारत को भी टैरिफ वॉर में अपनी स्थिति को मजबूत करना होगा। लेकिन भारत की चुनौती सिर्फ ट्रेड वॉर तक सीमित नहीं है, ये उससे भी बड़ी है, क्योंकि टैरिफ तो भारत अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकता है, लेकिन जो माहौल भारत के पड़ोस में बनता दिख रहा है उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का ही हाथ है। जैसे चीन की बढ़ती ताकत, पाकिस्तान की नीतियाँ, म्यांमार और बांग्लादेश के हालिया मुद्दे। लेकिन अभी जिस तरह ट्रंप टैरिफ के खेल में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, वो उसे एक आर्थिक मंदी की तरफ धकेलने में लगा है। क्योंकि अभी की बात की जाए तो यूएस के मार्केट से $4 ट्रिलियन सुहा हो चुके हैं, जो कहीं ना कहीं 1930 के ग्रेट डिप्रेशन की याद दिलाने में लगे हैं। क्योंकि डॉलर यहाँ पर कमज़ोर हो रहा है और ये बात ट्रंप के लिए बड़ी है, क्योंकि वो ये सब कुछ डॉलर को मजबूत करने के लिए ही कर रहे हैं। पर यहाँ हो उल्टा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया एक बड़े ग्लोबल रिसेशन का भी सामना कर सकती है। यही नहीं, अभी तक भारत ने ट्रंप के न्यू टैरिफ पॉलिसी को स्वीकार नहीं किया है, ना ही कोई जवाब दिया है। उल्टा यहाँ भारत ने अमेरिका से नेगोशिएशन के लिए टाइम मांगा है। मतलब भारत जो भी करने की सोच रहा है उस पर यह टिका है कि अमेरिका का जो अभी 4 ट्रिलियन स्वाहा हुए हैं, कहीं वो 8 ट्रिलियन में ना बदल जाएं। अगर भारत डोनाल्ड ट्रंप की शर्त मान लेता है तो चीज़ें नॉर्मल होती दिखाई देंगी। अगर भारत अपना अलग फैसला लेता है तो आप सोच भी नहीं सकते हैं ऐसी सुनामी आएगी जिसके लिए शायद डोनाल्ड ट्रंप भी तैयार नहीं होंगे। कहने का मतलब यह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज का विरोध धीरे धीरे पूरी दुनिया में ही बढ़ रहा है। वहीं टैरिफ और व्यापारिक मामलों को बातचीत से सुलझाना सबसे अच्छा तरीका होगा, लेकिन भारत को अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे आगे रखना होगा। आपको यहाँ क्या लगता है, भारत को अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए या भारत को अपना हित यहाँ पहले देखना होगा? वहीं दूसरी तरफ यूरोप की हालत खराब है। ये तो आप जानते होंगे कि अभी दुनिया में यूरोप ही ऐसा है जो यूक्रेन की आरती उतारने में लगा है। लेकिन जो आंकड़े सामने निकल के आ रहे हैं उसने पूरे यूरोप का ही मुंह बंद करके रख दिया है। दरअसल 2022 में यूरोप ने यूक्रेन की मदद के नाम पर $19.6 बिलियन दे दिए हैं, लेकिन उसी दौरान रूस से 20 से 23 बिलियन डॉलर का तेल और गैस भी खरीद लिया है। मतलब यूक्रेन को उतना दान नहीं मिला है जितना रूस ने अकेले यूरोप से कमा लिया है। मतलब एक तरफ यूरोप रूस को कमज़ोर करने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ उसी से एनर्जी सप्लाई भी ले रहा है। इससे ये तो साफ हो गया है कि सैंक्शन बस दिखावा थे। यही नहीं, भारत और चीन ने मिलकर बिलियंस ऑफ डॉलर का ऑयल और गैस रूस से इंपोर्ट किया है। वहीं सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक रूस की टोटल फॉसिल फ्यूल रेवेन्यू का 74% सिर्फ चाइना, भारत और तुर्की से ही आया है। यही नहीं, जब से ये युद्ध की शुरुआत हुई है रूस ने सिर्फ तेल और गैस बेचकर 847 बिलियन यूरो तक कमा लिए हैं। और ये सारे पेपर्स के नंबर हैं। लेकिन जो तेल भारत ने खरीदा और उसको फिर रिफाइन करके यूरोप और G7 देशों को बेचा है, उससे ये नंबर्स $1 ट्रिलियन तक भी पहुंचता है। मतलब ये जो यूरोपीय देश हैं उनकी इकोनॉमिक डेवलपिंग देशों से भी कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये लोकतंत्र के नेता बने बैठे हैं। लेकिन इतिहास देखें तो ये देश सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट वॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। देखा जाए तो इनके सैंक्शन बेकारी साबित हुए हैं, क्योंकि इनको खुद अब रूस की ही ज़रूरत है। अब ये देश जितनी मोरालिटी और डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में उनकी पॉलिसीज हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट पर ही टिकी होती हैं। यहाँ आपको क्या लगता है, यूरोप और अमेरिका का साथ ना होना, लेकिन उसी वक्त में रूस का भारत के साथ खड़ा होना, क्या भारत को ये मजबूती देगा या कहीं ना कहीं भारत को इससे पहले अपने हित पहले देखने चाहिए? इस पर अपनी राय ज़रूर बताइएगा।